हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार सीजीएल इडुटेरिया का सेट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्त अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, यानी 3 देशों से। समझ रहे हैं, 3 देशों से। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है। वही है, तो देखिए, पश्चिम बंगाल 3 देशों से होती है, अरुणाचल प्रदेश भी होती है, सिक्किम लद्दाख भी होती है, मिजोरम नहीं होती है। आप समझिए पश्चिम बंगाल किससे किससे है। पश्चिम बंगाल तो नेपाल से होती है, उसके बाद भूटान से होती है, फिर उसके बाद म्यांमार से होती है। बांग्लादेश से होती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का आप देखिएगा तो ये होती है भूटान से, चीन से, और फिर उसके बाद म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश होती है चीन, भूटान, म्यांमार। वही सिक्किम देखिएगा दोस्तों, तो सिक्किम जो होती है नेपाल होती है, भूटान होती है, और ठीक है, और उसके बाद में आपका साथ में चीन हो जाती है। ठीक है, नेपाल, भूटान, चीन। बांग्लादेश नहीं आता है, याद रखना है, नेपाल, भूटान, चीन। और वहीं लद्दाख देखिएगा तो लद्दाख जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो यह राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया है, इसलिए ये सभी होगा। यानी 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से सीमा साझा करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल किससे करता है, अरुणाचल प्रदेश किससे करता है, सिक्किम किससे करता है। लद्दाख का देख लीजिए किससे करता है, यह चीन से करता है, चाइना से करता है, अफगानिस्तान से करता है, और पाकिस्तान से करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मिजोरम जो होती है ना, यह आपका बांग्लादेश और म्यांमार से ही सीमा साझा करता है। ठीक। वहीं त्रिपुरा का आप देखिएगा कि तीन राज्यों से सीमा साझा न करके केवल यह बांग्लादेश से तीनों तरफ से सीमा साझा करती है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है हमारा कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयला के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। देखिए, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के हमने पढ़ाया था, 6 प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 प्रकार के दिया है, टर्सरी युग, विंध्य युग, धारवाड़ युग, गोंडवाना। तो यहाँ कोयला है, तो कोयला जो होती है ना दोस्त ना, गोंडवाना प्रकार के चट्टान में कोयला प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ हम बार बार कहते हैं, धारवाड़ धनी जिसमें धातु हो, जो मुख्यतः कर्नाटक में होती है, सोना चांदी इसमें होती है। विंध्य जो होती है दोस्तों, यह विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें भवन निर्माण की सामग्री, जैसे कि आप संगमरमर देखते हैं, बलुआ पत्थर देते हैं, वो। टर्शियरी काल में दोस्तों, टर्शियरी का मतलब जो बहुत पुराना हो, बहुत दिनों से, जिसमें पेट्रोलियम हम लोग देखते हैं ना, पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, वो टर्शियरी है। ठीक है, तो कोयला गुंडवाना। अगला है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, यानी अंतर्वाही नदी का मतलब सीधे से समझ लीजिए कि जो मरुस्थल से अंदर होकर प्रवेश करती है। ठीक है, इसका मतलब यही समझिए, अंतर्वाही। तो देखिए, लूनी नदी एकमात्र भारत की अंतर्वाही नदी है। ठीक है, और यह आपका राजस्थान के नाग पहाड़ी से, जो अरावली है ना, अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है, और मुख्यतः 330 किलोमीटर यह राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी पूछता है कि दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, जोआई है और संकरी है, साथ में जोजारी है। जोआई, जोजारी, सुकरी। ठीक है, और यह लूनी की सहायक नदी है। लूनी कक्ष की रण में जाकर विलीन हो जाती है और राजस्थान की नाग पहाड़ी से निकलती है। अगला है कि जम्मू कश्मीर स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम उत्तर से दक्षिण तक ले। हमने इसका एक ट्रिक भी दिया था, जो पीर का बाबू। ठीक है, तो जो जिला दरा, जो पीर का बाबू, जो से जो जिला दरा, पीर से पीर पंजाल दरा, का से काराकोरम दरा, बाबू, बा से बुर्ज बनिहाल डाला, अबू से बुर्जिल डाला। ठीक है, तो यह उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, यानी ऊपर से नीचे, जो उत्तर से दक्षिण यानी नीचे आना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप सीधी से दिमाग लगा सकते हैं, अगर काराकोरम रहता तो काराकोरम होता, लेकिन इसमें काराकोरम नहीं है, तो बुर्जिल दरा होगा। बुर्जिल दरा जो आपको देखिएगा ना कि पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो बुर्जिल दरा पहले होगा, उसके बाद बुर्जिल दरा के बाद में आपका आ जाएगा पीर पंजाल दरा। ठीक है, पीर पंजाल दरा, उसके बाद में जो जिला दरा, तब हो जाएगा दोस्तों बनिहाल दरा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनिहाल दरा आपका जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, जो कि जम्मू के तरफ है, तो जम्मू नीचे आएगा, आप मैप में देखिएगा तो। ठीक है, बुर्जिल, तब पीर पंजाल। हम लोग कल ही पढ़े थे पर्वत की श्रेणी, ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है वहीं पे पीर पंजाल दरा भी स्थित है। ठीक है, अगला एक, निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए वो जो पुडुचेरी है ना दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यह प्रमुख
जो हम लोग पढ़ेंगे कि 3 राज्यों से होकर लगा हुआ है, 3 राज्य और एक खुद यूनियन टेरिटरीज यानी एक केंद्र शासित प्रदेश खुद है। 3 राज्य जैसे आप ऐसे दक्षिण का देखिएगा ना, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में भी आता है, तमिलनाडु में भी आता है, एक केरल में भी आता है, और यहाँ पे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पे खुद पुडुचेरी है। ठीक है, तो पूछता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में कौन सा इसका जिला है। देखिए पुडुचेरी में 4 मुख्यतः जिला है, जिला समझिए चाहे क्षेत्र समझिए, ठीक है 4। तो एक खुद पुडुचेरी अकेले है, पुडुचेरी। एक आपका आ जाता है दोस्तों माहे, माहे आपका आता है माहे केरल में, माहे केरल में। उसके बाद आता है यमन, यमन आंध्र प्रदेश में, यमन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक कराईकल, कराईकल जो होता है दोस्तों आपका आ जाएगा तमिलनाडु में। हमने एक बार याद करवाया था कि याद किस प्रकार करना है। देखिए केरल में केरल छोटा नाम है तब माहे छोटा नाम है, वहीं तमिलनाडु आप देखिएगा कि 5 अक्षर का हो जाएगा, तब कराईकल देखिएगा तो वो भी 5 अक्षर का हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यमन, आंध्र प्रदेश में यमन। आप आंध्र बोलिएगा ना तो थोड़ा सा सेम आएगा, आंध्र यमन। ठीक है, तो यहाँ केरल का पूछ रहा है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माहे, केरल में माहे। वहीं कराईकल जो होता है हमने समझा है सबसे बड़ा नाम तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी खुद है अपने। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार तो बहुत पूछा गया है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि हुआ था, लगभग 0.6 -0.6% की दर से ऋणात्मक यानी नीचे गिरा था। ठीक है, और इसके बाद केरल में था। सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछता है कि किस राज्य में हुआ था, तब मेघालय में। ठीक है, हमारा राज्य बिहार तीसरे स्थान पर था। ठीक है, तो पहले ऋणात्मक वृद्धि हुआ था नागालैंड में। अगले हमारे की थार्नथ्वेट। देखिए अलग अलग इतिहास का मतलब जो भौगोलविद थे उनके द्वारा अलग अलग मतलब मान लीजिए कि कोपेनहेगन है, थार्नवेट है, इसके अलावा एक और आपका नाम आता है त्रिवार्था। ठीक है, त्रिवार्था बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिवार्था ये पूछता है। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है त्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, और आपको समझना है यहाँ पे। देखिए थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है। देखिए इन्होंने जो उत्तर का भाग है ना, उत्तरी भाग, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है बिहार में। आप गंगा नदी जैसे आप बिहार का मैप देखिएगा तो गंगा नदी ऐसे प्रवेश करती है, उत्तर में ज़्यादा क्षेत्र है, दक्षिण में कम है। ठीक है, तो इन्होंने जो थार्नथ्वेट जी ने जो बाता था, इनका बिहार का अधिकांश भाग CAW। देखिए CWG, AW और CAW यह जलवायु का वर्गीकरण है। ठीक है, मुख्यतः 5 प्रकार के आप पढ़िएगा, तो याद रखना है ये आपका हो जाएगा CAW थार्नथ्वेट के अनुसार। हमने एक बताया था ना त्रिवार्थ है, यानी त्रिवार्था जो थे उनके अनुसार बांटा गया था। देखिए पूछता है कि उत्तर भारत को बिहार के उत्तर भारत को किस जोन में बांटा गया था, CAW, क्योंकि बिहार का उत्तर भारत ज़्यादा है तो CAW में आ जाएगा 12 में, और दक्षिण को AW में, दक्षिण को किस में, AW में। ठीक है, याद रखना है AW में। चलिए आगे चलते, याद रखिएगा। पूछता है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र को जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस में बांटा गया, तो CAW में, दक्षिण को AW में। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। देखिए बिहार के जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पूछ रहा है, अधिकतम लिंगानुपात पूछे थे एकमात्र जिला है आपका गोपालगंज जहाँ पे 1021 है। ठीक है, वहीं केंद्र में हम लोग पढ़ते हैं, यानी भारत में पढ़ते हैं हम लोग केरल राज्य में। ठीक, तो गोपालगंज में 1021। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा मुंगेर में, हमने याद करवाया था मुंगेर में सबसे कम है 876। ठीक है, इसी से हमने रिलेट करवाया था हरियाणा में भारत के स्तर पर है 874 लगभग। ठीक है, तो याद रखना है 876 मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पूरा पढ़िए तब पता चलेगा। पहला है कि स्थल भागों की ऊंचाई महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है। महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है, 100% सही है। अगला एक यूरोप में एशिया भूभाग यूराल पर्वत यूराल नदियों द्वारा एक दूसरे से अलग करती है, ये भी सही है। अब जैसे यहाँ पे यूरोप देखिएगा, इधर एशिया का क्षेत्र देखिए, तो यूराल पर्वत के द्वारा ही मुख्यतः रूस में पाया जाता है, एशिया और यूरोप अलग होती है दोस्तों, ये भी सही है। अगला एक अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, ये भी सही है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यह गलत है। एशिया महाद्वीप
सेट में सबसे ज़्यादा देश नहीं है, अफ्रीका में है 54 देश है, और दूसरे नंबर पर एशिया आता है दोस्तों, इसमें 48 देश है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देश पूछे तो अफ्रीका में 54 है। ठीक, अगला है हमारा वही दक्षिण अमेरिका का पूछता है, तो 12 देश उसमें है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो देखिए यह दक्षिण अमेरिका का बात किया, दक्षिण अमेरिका का क्वेश्चन आ गया, तो दक्षिण अमेरिका के सभी देश है। ठीक, तो इसमें से 2 ही देश है, जैसे कि 12 अभी हमने बताया ना, तो 12 में 2 ही देश है जो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब हुआ कि चारों तरफ से स्थल से घिरे होना, उसमें जल का किसी प्रकार का टच नहीं होना। ठीक है, अगर जल टच हो गया है तो वह स्थल रुद्ध नहीं है, यानी स्थल से घिरा हुआ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्थल रुद्ध नहीं है, तो देखिए 2 ही होती है, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, नहीं होता है कोलंबिया, याद रखना है, नहीं होता है कोलंबिया, पराग्वे बोलीविया, पराग्वे बोलीविया वह दोनों में आता है। हमने इसे ही याद रखा है कि पराग्वे बोलीविया। देखिए एक वेनेजुएला में भी वह आता है, ब्राजील में भी वह आता है, लेकिन ऐसे याद रखना है क्योंकि वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है जब आप मैप देखिएगा। तो बोलीविया, पराग्वे, यही 2 है जो स्थल रुद्ध है, यह दक्षिण अमेरिका के दोनों देश है। अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एक ही है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में, अभी हमने वेनेजुएला का नाम लिया भाई, वेनेजुएला भी आ गया, वेनेजुएला ये भी दक्षिण अमेरिका का ही देश है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह नदी पूछता है कि किस नदी पर है, तो एंजिल कैरो, एंजिल कैरो नदी पर। अगला कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? तो देखिए अभी 2011 के जनगणना के अनुसार है, सॉरी 2021 के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। तो देखिए सबसे ज़्यादा दोस्तों कैमूर में है। ठीक है, कैमूर में है सबसे ज़्यादा, मतलब बोल रहे हैं कि वनावरण में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कैमूर में है। वही टोटल पूछेगा कि कितना है, तो 256.6 है। और देखिए एक हमने याद भी करवाया था आपको कि जब पूछे आपका किस बिहार में कितना है टोटल, भौगोलिक वन का टोटल वन क्या है, तो 7.84 ये है वनावरण। ठीक है, वनावरण। वही पूरा पूछा था, तो पूरा को हमने बताया था कि 10.48, हमने इसको पलटने के लिए बोला था 10.48 टोटल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अलग है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जन घनत्व है, यानी लोग वहाँ पे कौन है, जन घनत्व का मतलब होता है कम। तो दिमाग लगाना है कि भाई कम कहाँ रहता है लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कैमूर जो है हमारा है ना, पश्चिमी क्षेत्र है बिहार का, यह पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, कैमूर भभुआ जिला में है। ठीक, तो कैमूर में सबसे कम जन घनत्व है, ये है 488। और वहीं सबसे ज़्यादा पूछे दोस्तों तो शिवहर, शिवहर छोटा जिला है लेकिन फिर भी यहाँ जन घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पे हमने बताया था 1880। देखिए दोनों में 8-8 है, इसमें भी 8-8 है। ठीक है, यानी सबसे कम पूछे तो कैमूर में 488, या सबसे ज़्यादा पूछे तो 1880 आपका हो जाता है शिवहर में। अगला कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है तो दोस्तों भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है, तीसरे नंबर पर संथाल है। तो ठीक, सबसे ज़्यादा अब हो गया है भील। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। और त्रिपिटक में 3 पिटक है दोस्तों, एक होती है सूत पिटक, एक होता है विनय पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। तो देखिए सूत पिटक सबसे पहले, विनय पिटक, तो विनय पूर्वक हम किसी को कहेंगे कि भाई आप बौद्ध धर्म के नियम को मानिए। ठीक है, तो विनय पूर्वक हम किसी को कहेंगे कि भाई बौद्ध धर्म के नियम को मानिए। ठीक है, याद रखना है और बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन याद दिमाग में रखना है कि विनय पूर्वक नाम कहेंगे, सुनिए जी आप ना बौद्ध धर्म के नियम को मानिए। ठीक है, तो याद रखना है विनय में क्या क्या है, नियम है। वहीं हमारा सूत पिटक में है जो दोस्तों बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और अभिधम पिटक है ना, इसमें भी कुछ किसी प्रकार का जैसे कि बौद्ध सिद्धांतों का इसमें भी वर्णन है, कुछ अलग अलग क्रियाकलापों दिए गए हैं। अगला है कि दक्षिण भारत के किस वंश का शासन पाल प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था, यानी जब पाल प्रतिहार चल रहा था ना तभी यही चल रहा था। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि त्रिपक्षीय युद्ध पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच हुआ था, तो यही होगा राष्ट्रकूट वंश, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। तो पाल आपका हम लोग बिहार के क्षेत्र में भी था। ठीक है, पाल वाला, तो याद रखना है पाल का जो गया था जो समकालीन था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिगुप्त थे 752 ईस्वी में। अगला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है। तो देखिए ये भी पूछता है कि बाबरनामा में कितने हिंदू शासक का उल्लेख है, कितने मुस्लिम शासक का उल्लेख है। तो देखिए मुस्लिम शासक पूछे दोस्तों तो 5, मतलब मुस्लिम साम्राज्य में 5 और हिंदू में 2 कौन थे, एक मेवाड़ था, विजयनगर था। मेवाड़ में आप पढ़िएगा कि जो इब्राहिम लोदी बोल रहे हैं
जो राणा सांगा वाला है ना, उनका इन्होंने जिक्र किया था, राणा सांगा का, ठीक है। और विजयनगर में दोस्तों कृष्णदेव राय का। हमेशा पूछता है कि किन दो व्यक्तियों को वर्णन बाबरनामा में किया था बाबर ने, तो यही मेवाड़ और विजयनगर में कृष्णदेव राय अक्सर पूछता है। और 5 मुस्लिम साम्राज्य का, 5 मुस्लिम साम्राज्य में आपका एक तो बंगाल आ जाएगा, क्योंकि बंगाल में तो उस समय मुस्लिमों का था। उसके बाद दिल्ली में भी, दिल्ली में तो सीधी सी बात है कि कौन था, दिल्ली में आपका मुगल साम्राज्य था, मतलब दिल्ली में सल्तनत का चल रहा था। उसके बाद मालवा का क्षेत्र जो आपका पड़ता है दक्षिण वाला थोड़ा सा, तो वो है गुजरात है। और बहमनी तो हिंदुओं का है, मुस्लिमों का ही था। तो इन्होंने 5 मुस्लिम साम्राज्य का वर्णन और 2 हिंदू शासक का। अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, बहुत पूछते हैं। तो 21 प्रांत थे मुख्यतः। आप देखिएगा कि 3 प्रांतों में आपका इनके पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जो कि बाद में मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट बनते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा प्रांतों की संख्या 21 थी। अगला है कि किसानों को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामी एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह का ही यह कथन था कि जो किसानों को अपने न विदेशी गुलाम से करना है बल्कि भूस्वामित्व और पूंजीपति, क्योंकि पहले देखते थे कि आज भी जमींदारों का ही हम लोग का प्रभुत्व तो ज़्यादा देखा जाता है। जिसकी ज़्यादा भू संपत्ति हो, जो बहुत धनी मनी हो, उसको लोग बहुत आदर करेंगे, जो जिसके पास बहुत धन है। तो इसी को लेकर भगत सिंह ने इस पर टिप्पणी किया था और इन्होंने कहा था। भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं कि इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। और इनके एक बुक बहुत है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगला है कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो देखिए कारण तो एक नहीं था, लेकिन यहाँ के कुछ कारण दिए गए हैं और पूछ रहा है। पहला है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये तो 100% सही था कि लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के कारण ही हम लोग देखते हैं कि अवध का जो क्षेत्र बेगम हजरत महल थी, उन्होंने मतलब अपना कूद पड़ी। साथ में आपका ग्वालियर जो झांसी की रानी थी वो थी। बहुत क्षेत्र अवध का विलय, अभी हमने बताया अवध का विलय, सैनिकों से भेदभाव व्यवहार, बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा देखिए इसमें उपरोक्त सभी है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसके अलावा आपका प्रशासनिक कमीशन, प्रशासनिक क्षेत्र था, और उसके अलावा विदेश ब्रिटिश का औद्योगिक नीति था, राजस्व नीति था, बहुत सारे नीति है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तत्कालीन कारण कहा जाता है, मतलब उस समय का। और फिर तत्कालीन कारण तो चर्बी भरी कारतूसों की घटना है। अगला है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुजरात में किया गया दोस्तों। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके शुरुआत किया गया था। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण नहीं है, यानी प्राणी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए द्विलिंगी का मतलब होती है कि एक ही प्राणी में दोनों प्रकार के, यानी नर भी है और मादा भी है। तो हम लोग तो जोक पढ़ते हैं ना कि नर मादा इसमें भी है, केचुआ में भी भाई, तो ये तो उभयलिंगी आते हैं दोनों, यानी इसमें दोनों लिंग पाया जाता है। और इसके अलावा देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों काकरोच। काकरोच में नर एवं मादा नहीं पाया जाता है, टेप वर्म में होता है, ठीक है, टेप वर्म में होती है। केचुआ, जोक, टेपवर्म, इसके अलावा आपका स्पंज भी आता है, ठीक है, जो द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण है, लेकिन काकरोच नहीं है, एक लिंगी है। अगला कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक, अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। अगला निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो देखिए पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सब पढ़ते हैं ना, तो पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ग्लैक्टोज। देखिए समझिए जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ये ग्लाइकोजोन, तीनों पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। जैसे कि हम नहीं देखते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो उसमें हम लोग मतलब स्टार्च और सेलुलोज, जैसे कि स्टार्च जो पाया जाता है दोस्तों मतलब आदमियों में होती है, और सेलुलोज जो होती है पेड़ पौधों में पाई जाती है। मतलब स्टार्च समझिए कि स्टार्च वाला जो हम लोग का दवाई वाई में होते हैं वो होती है, और ग्लाइकोजोन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलोजोन में परिवर्तित होकर यकृत में क्या होती है,
भंडारित होती है। तो ये हमारा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो ग्लैक्टोज है यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है? देखिए हमेशा विटामिन का रासायनिक नाम पूछता है, तो हमने एक बार बताया था कि डी से स्टार्ट करिएगा। ए बी तो याद ही रहेगा, ए बी सी। डी में जब आइएगा डी के डी ई के, तो देखिए डी पहले क आता है तो कैल्सीफेरॉल, फिर इसके बाद ई आता है तो फिलोक्विनोन, उसके बाद के आता है तो उसके बाद के का अलग नाम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग का मतलब होता है एक से दूसरे रोग में जाना, यानी एक से अगर हम किसी को छू दिए तो वहाँ पे चला गया। जैसे कि आप जानते हो कि इन्फ्लुएंजा है, चेचक है। जैसे किसी को चेचक हो जाता है तो हम लोगों को दूर रखते हैं, उसको अलग कमरे में रखते हैं, कहते हैं कि नहीं माता जी आई हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग, ये संक्रामक रोग है, अगर हम उसको छू भी दिए, उसके संपर्क में आ गए तो हमको वो रोग हो जाएगा। तो देखिए कैंसर जो है ना दोस्तों, यह संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया है, हैजा है, एंथ्रेक्स है, इसके अलावा चेचक भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, जो छींक वगैरह नहीं आता है, ये होता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई क्या होती है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र से 3-4 क्वेश्चन बनती है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र का पूछता है, एक चुंबकीय तीव्रता होती है, एक चुंबकीय फ्लक्स होती है। तो समझिएगा क्षेत्र कहेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो यहाँ तीव्रता पूछ रहा है, तो तीव्रता जब पूछ देना तो हमेशा चले जाइएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, तीव्रता टेस्ला, ठीक है। और वही चुंबकीय क्षेत्र पूछे दोस्तों तो उसका होती है गॉस। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र का? गॉस। और चुंबकीय फ्लक्स पूछे दोस्तों तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और ल्यूमेन आपको जानते हो कि ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ठीक है। और जो कैंडला होती है दोस्तों, यह ज्योति तीव्रता का होती है। एक ज्योति होती है फ्लक्स जिसमें ल्यूमेन होती है, और ज्योति तीव्रता का होती है कैंडला। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित जो नहीं है ना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है, सुमेलित नहीं है अच्छे एग्जाम में, और बिहार सीजीएल का एग्जाम तो कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट है। तो देखिए जो सुमेलित नहीं है जो जगह क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग नहीं होती है। बल्ब में जो होती है टंगस्टन फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम लोग देखते हैं कि आर्गन का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और क्लोरीन का हम जानते हैं कि विरंजक चूर्ण में, चाहे किसी चीज़ की धुलाई में, चाहे किसी प्रकार की गंदगी साफ करने के लिए। देखिए मैग्नीशियम आतिशबाजी में होती है। इसमें एक और पूछता है कि हरा रंग किसके कारण होती है? तो हरा रंग बेरियम और लाल रंग एस्ट्रांसियम, ठीक है। यूरेनियम परमाणु बम में होती है, जिंक गैल्वेनीकरण में होती है, यानी जिंक जस्ता, यानी किसी लोहे पर परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होती है? तो देखिए लैंगिक जनन में जो आनुवांशिक विचरण होती है दोस्तों, वो होती है जीन में सम्मिश्रण, ब्लीडिंग के कारण, ये भी सही है। क्रोमोसोम में बदलाव के कारण, ये तो 100% सही है भाई कि क्रोमोसोम में बदलाव होगा तो लिंग में आनुवांशिक विचरण होगा। जीन के मिश्रण में, ये भी सही है। तो देखिए जीन के सम्मिश्रण और जीन के मिश्रण में, ये तीनों सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिकी घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो जो पेरिस्कोप कार्य करता है, बहुत पूछता है कि पेरिस्कोप किस पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन पर। अगला है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो देखिए वायु शक्ति का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो जो परिवर्तित होती है ना गतिज ऊर्जा, जैसे कि वायु का हम देखते हैं ना कि वायु बहुत तेजी से चलती है, तेज चलने पर वो जो पवन होती चक्की होती है उसको चलाती है, चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो देखिए असत्य सत्य पूछता है ना, तो यानी पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। पहला है कि श्यानता ठोस द्रव गैसों के एक विशिष्ट गुण है। तो देखिए श्यानता में जो होती है ना ठोस में नहीं होती है, यह द्रव में होती है, गैस में होती है, ठीक है। तो यह ठोस की गुण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला ही गलत हो गया, ठीक है, पहला ही गलत हो गया, यह तरल और द्रव का गुण है, ठीक है। अगला है कि तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, 100% सही है, ठीक है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है, बिल्कुल सही है। देखिए बी और सी सही है लेकिन ए गलत है, क्योंकि श्यानता होती है दोस्तों तरल में होती है, यानी द्रव में होती है, थोड़ा थोड़ा गैस में भी होती है, तो इसलिए ठोस में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तक सत्य नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, वही बात हुआ। तो अगला है कि बुलबुले
का आकार पानी से नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है। मतलब बोल रहा है कि जब बुलबुले का आकार नीचे से उठता है, देखते हैं हम लोग धरती में थोड़ा तो छोटा 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 बना रहता है बाल्टी में, जैसे ऊपर होती है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाती है, तो सही है। ठीक है, अगला है कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए उत्तल लेंस की भांति, इसमें दो आता है क्वेश्चन। एक दिखता है किस तरह, व्यवहार जो करता है दोस्तों अवतल लेंस की तरह, ठीक है, लेकिन दिखता किस तरह है, उत्तल लेंस की तरह, लेकिन बोल दिए व्यवहार। जैसे कि उत्तल लेंस हम जो बुलबुला देखते हैं ना, तो हमें बड़ा दिखाई देती है, तो बड़ा जो दिखाई देती है इसका मतलब कि अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस तो हमेशा बड़ा दिखाई देती है तो वह अवतल ना होकर उत्तल होगा। उत्तल लेंस हमेशा दोस्तों बड़ा बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस किसी वस्तु का हमेशा बड़ा बनाता है। ये हमारा जो होती है ना उत्तल लेंस, इसके बारे में हम समझा दिए कि यह व्यवहार नहीं करता है, दिखता है। व्यवहार पूछे तो अवतल लेंस की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला एक वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर दबाव बुलबुले के बाहर दबाव की तुलना में अधिक होते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जब हम धीरे जोर जोर से इसे हिलाते हैं ना, देखते हैं झाग बनने लगता है, तो जो उसमें दबाव आ जाता है ना वह वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आ गया क्वेश्चन, भांति व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, ठीक है, लेकिन दिखेगा किस तरह, उत्तल लेंस की, तो वह ऑप्शन नंबर बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं दोस्तों, नाइलॉन नहीं है, ऊन है। ऊन तो प्राकृतिक है, पेड़ पौधा से मिलता है, रेशम का भी हम लोग पेड़ पौधा देखते हैं, चमड़ा भी है, लेकिन नाइलॉन नहीं है। नाइलॉन दोस्तों यह कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, अगला है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन का जलाने का मतलब हम कि वायु में छोड़ दिए तो आके इसमें क्या चिपकता है, ऑक्सीजन चिपकता है, तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है यानी H2O, जिसमें H में आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगला कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है क्या? यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होते हैं? देखिए इसको याद जरूर रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला में। ठीक है, आगे कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होती है? तो देखिए भारत में होती है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो देखिए पहले इसका 2000 मतलब कहने का मतलब जो 14वें वित्त आयोग थे वह 42% रखा था। ठीक है, लेकिन 15वें वित्त आयोग में 1% कम करके 41% रखा गया। ठीक, अगले हमारे के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है मतलब किसके कारण हम लोग निम्न उत्पादक मतलब बोल रहे हैं कि निम्न उत्पादक का कारण क्या होता है पहले समझिए। तो जनसंख्या का दबाव, बिल्कुल सही है, जनसंख्या का दबाव है तभी तो हम लोग, मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा होगा तो हमको कम क्षेत्र मिलेगा भाई, तो हम कम ना उत्पादन करेंगे। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि नहीं है, सहकारी कृषि एक अच्छी कृषि मानी जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर है तो हम मान लीजिए कि बेरोजगारी का मतलब हुआ कि अच्छी उत्पादकता नहीं है, अच्छे भोजन नहीं मिल रहा, लोगों को अच्छे काम नहीं मिल रहा है, भूमि जोत का छोटा आकार, वही ना हम बताए कि जनसंख्या ज़्यादा होगा तो भूमि तो हमें कम मिलेगी, तो ये सभी है, लेकिन सहकारी कृषि नहीं है दोस्तों, याद रखना है। अगला के हाल ही में आयोजित IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता है? और ये बहुत अच्छा था क्योंकि अभी हाल ही में 10 टीमों ने भाग लिए और 10 टीमों में जो नए आए थे एक लखनऊ टीम था और एक गुजरात टाइटंस था। ठीक है, तो इसमें जो जीता दोस्तों गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है, और एक मतलब बहुत अच्छा खेला और इसने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। अगला है कि बीम स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए बीम स्टेक एक संस्था है। ठीक है, और बीम स्टेक में दोस्तों इसमें आपका 6 जून 1977 को हुई थी इसका स्थापना, बिल्कुल सही है। 1977 हम लोग याद करते हैं, सही है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, ये भी सही है। ये दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य देखिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव। तो देखिए पहले ही कट गया, म्यांमार नहीं है, बार बार हम समझाते हैं आपको, तो याद रखना है कि म्यांमार जो है दोस्तों, सॉरी म्यांमार बोल रहे हैं, इसमें मालदीव नहीं है। ठीक है, मालदीव इसका सदस्य नहीं है और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार कुछ पूछता है कि इसका कौन सदस्य नहीं है, तो भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। ठीक है, इसमें 7 देश हैं। अगला है कि भारत की प्रथम, इसमें चीन भी नहीं है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो देखिए भारत का प्रथम महिला सांसद जो थी राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन प्रथम महिला सांसद थी। राजकुमारी अमृता कौर ये तो
आपका स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। रजिया सुल्तान एक तो सल्तनत काल के प्रथम महिला शासिका थी। सुचेता कृपलानी, देखिए ये राधाबाई सुब्बारायन जो थी 1938 ईस्वी में सांसद बनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1968 ईस्वी में बनी थी, 1938 ईस्वी में। 38 का मतलब समझ रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1937 ईस्वी में तब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन ही हुआ था। अब पहली बार ये सांसद ही बन गई उसके बाद ही। मार्च 2022 में 5वें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ संपन्न हुए, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा भी जो हुआ है कहाँ हुआ था, देखिए नैरोबी में। जो नैरोबी में है ना, यह केन्या की राजधानी है नैरोबी, आप भी जानते होंगे। और अभी हाल ही में जो भूपेंद्र यादव है भारत के, इन्होंने इसमें हिस्सेदारी लिया था नैरोबी में। अगला है कि नेपाल के संसद का नाम है, तो देखिए संसद का नाम पूछता है तो नेपाल के संसद का दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है। और जातीय संसद पूछता है दोस्तों बांग्लादेश का। और टोसुंगडो जो होती है दोस्तों भूटान का। और संसद तो बहुत जगह का है, संसद आप देखते होंगे कि जो संसद है हमारे भारत का भी है संसद, ठीक है। संसद हम लोग कहते हैं भारतीय संसद को। अगला है हमारे कि जातीय संसद आप समझ गए नेपाल का, राष्ट्रीय पंचायत आपका बांग्लादेश का। अगला है कि राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था। देखिए ILO का गठन हम लोग 1919 हमेशा याद रखते हैं कि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका गठन 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, ठीक है। अगला है हमारे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जो बना था ना, इसको हमने एक बार और बताया था थीम, ओनली द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में ही सोचिए कि किस प्रकार हम लोग पृथ्वी को बचाएं, ताकि हमारा मतलब पर्यावरण को बचाएंगे तो सीधी सी बात है हमारी पृथ्वी बचेगी। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रत्येक 1974 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि कांचीपुरम के मंदिर किस शहर में स्थित है, तो देखिए कांचीपुरम के मंदिर जो स्थित है दोस्तों चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में कांचीपुरम जो है इस मंदिर का बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनको बनवाया था और यह पल्लव राजा थे कांचीपुरम के मंदिर। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है, तो देखिए शपथ ग्रहण पहिलका में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि 2-2 यानी दूसरा 2-2 यानी वेतन, इसमें क्या होती है पैसा से 2 में 2, ठीक है। और तीसरा में दोस्तों होती है शपथ ग्रहण, ठीक है, याद रखने का शपथ ग्रहण। इसके अलावा एक अपवाद हमने बार बार समझाती हूँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का इसमें शपथ ग्रहण का उल्लेख नहीं है। बाकी सभी जो मंत्रिमंडल है, जी किसी प्रकार का जो मंत्री बनते हैं, सबका इसमें शपथ ग्रहण है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए अलग भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिया गया है। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है, तो देखिए योजना पर आधारित पूछ रहा है, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। हम पढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन लगा था, ठीक है, और प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लगा था। और इसी समय केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का भी उल्लेख है, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। और यह भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का है भारतीय संविधान में। अगले की संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, तो देखिए 3 क्वेश्चन पूछता है। जब संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, तो 9 दिसंबर को पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सदस्य चुना गया। तो 9 दिसंबर को अस्थायी चुना गया। उस समय जो सबसे बुजुर्ग थे बिहार के ही व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके द्वारा बिहार के वर्गीकरण में यानी बिहार राज्य जब अलग हुआ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का कहा जाता है कि इन्हीं के योगदानों के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बिहार अलग हुआ था, ठीक है। बिहार अलग प्रांत 1911 में बना। तो याद रखना है 1946 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को चुने गए। 11 दिसंबर को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के ही धरती से हैं, इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। एक और 2 दिन बाद मात्र 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, ये भी पूछता है, ठीक है। 9, 11, 13। अगला है हमारा, तो इसका हो जाएगा अस्थाई पूछ रहा है, तो अस्थाई में दोस्तों हमारा थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई पूछते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहकर पुकारा था, तो देखिए इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। हमने प्रस्तावना पढ़े थे ना, आज हम आप सभी को अनुरोध करते हैं कि आप सभी कुछ पढ़े या न पढ़े, प्रस्तावना को जो मेरा वीडियो है ना दोस्तों, उसको जरूर आप देखिएगा। आपको
संविधान वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हम कहेंगे कि वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि राजनीतिक जन्म कुंडली, तो देखिए राजनीतिक जन्म कुंडली पूछे तो वह के.एम. मुंशी जी, ठीक है। और एक और पूछता है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो प से परिचय आ प से पालकी वाला हम बताए थे, ठीक है, पालकी वाला एन पालकी वाला। वही पूछता है कि अल्लादीन स्वामी अय्यर जी के बारे में कि इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था, यानी बहुत दिनों से सोचा समझा गया यह संविधान है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, 100% सही। 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह गलत है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129, अब उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 215, आप कनेक्ट करके जरूर याद करिएगा। अगला है कि अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है, यह भी सही है। 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है, यह भी सही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि 139 के तहत रीट जारी करने के, ये भी 139 भी है, साथ में अनुच्छेद 32 भी है, याद रखिएगा। देखिए 3-4 संबंधित है, आपको एक 131 भी आएगा, 127 में भी उल्लेख है, ठीक है। तो याद रखना है 32 भी है, हम लोग खासकर 32 ही पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। और 216 में दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन है, 216 में जो यहाँ अभिलेख न्यायालय कह दिया यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो देखिए आवश्यक तत्व जो नहीं है ना दोस्तों संविधान, अगर राज्य है तो उसके लिए जनसंख्या होनी चाहिए भैया, भूभाग होनी चाहिए, भूभाग रहेगी तब ना नया राज्य बनेगा। संप्रभुता यानी उसको अपना किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए उसकी अपनी शक्ति होनी चाहिए। मान लीजिए कि अभी बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में बिहार सरकार तो बहुत अलग अलग निर्णय लेती है ना जी, तो उसी को हम लोग संप्रभुता कहते हैं। बिहार की एक जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, लेकिन संविधान है बिहार का अलग से नहीं ना है, राज्य को चलाने के लिए संविधान नहीं है क्योंकि यह केंद्र का संविधान है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, देखिए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति बोल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 32 का हमने जिक्र किया था, 226 जिसके तहत व्यक्तियों को रीट जारी करने की शक्ति है। अगले कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व है, और यह भाग 4 में है, ठीक। अगला कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, देखिए मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हाल ही में जो बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम हुआ था 1 सितंबर, उसमें एक क्वेश्चन था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगले हमारे के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सदस्य नहीं होते हैं और जो नहीं होते हैं पूछ रहा है, तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, भाई इसमें निर्वाचन का ही लोग आता है, ठीक है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं ना वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, ठीक। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य, भाई साहब सभी सदस्य ना होकर इसमें जो होती है याद रखना है केवल निर्वाचित होती है, ठीक है। और वही है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, यानी लोकसभा हो राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही आएंगे, सभी सदस्य नहीं आएंगे, ठीक है। विधानसभा में भी तो मनोनीत होता है ना एक एक, तो याद रखना है। अगले है हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो देखिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है, वहीं अगर सामूहिक रूप से पूछता दोस्तों तो वह लोकसभा के प्रति, ठीक है। और वहीं व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि हम ही है स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, तो हम किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, अगर हमको जाना पड़ेगा तो हम राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो हमको हटा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि एक तो बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, एक अध्यक्षता करता है, तो बुलाता कौन है,
तो जो बुलाता है दोस्तों वह भारत के राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हमेशा संयुक्त अधिवेशन की बैठक किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 118 के तहत। अगर यह नहीं है उपस्थित तो वहाँ पे जो मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष हो वो होगा, चाहे वरिष्ठ कोई होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अभिभावक है, तो देखिए भारतीय संविधान का अभिभावक जो है दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि अभिभावक का मतलब ही होता है कि मान लीजिए कि हम अपना है तो हमारा अभिभावक कौन है? माता पिता है, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो होंगे। तो वहीं संविधान, भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी हम लोग की रक्षा हमारे माता पिता करते हैं, उसी तरह भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला कि समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमी। देखिए इसमें दो इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं, एक तो माइक्रो, एक मैक्रो, एक माइक्रो। ये है मैक्रो, एक होता है MICRO, ठीक है, MICRO, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। तो देखिए जब मैक्रो इकोनॉमिक पूछे ना तो वो थे जॉन मिनार्ड, ठीक है। क्या होते हैं इसका? यहाँ मैक्रो है, ठीक है। तो मैक्रो का हमेशा जब पूछता है तो आपको इसका याद रखना है JM किन्स, ठीक है, JM किन्स ने, जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा, ठीक है। वहीं माइक्रो यानी सूक्ष्म तो उन्होंने एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, इन्होंने बुक भी एक लिखा था। अगला कि निम्नलिखित घटनाओं को घटते क्रम के अनुसार सजाए। तो देखिए घटते क्रम के अनुसार मतलब कब कौन घटना हुआ? तो देखिए महालनोबिस तो हम लोग जानते हैं, और योजना रोलिंग प्लान गॉडविन मॉडल। तो हम लोग सबसे पहले हम महालनोबिस पे इसलिए टिकअप किए क्योंकि हमें लगा कि महालनोबिस ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच जो आया था वह हुआ था महालनोबिस मॉडल पर। तो पहले ये होगा, उसके बाद योजना आकाश हम लोग पढ़ते हैं 1966 से 69 तक, 66-69। रोलिंग प्लान दोस्तों आपका आया था 1978 से 83, ठीक है, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में 78 से 83। गॉडविन जो था दोस्तों यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर आधारित था 69 से 74। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या आता है? महालनोबिस, ठीक है, उसके बाद हमारा योजना 76 से 69, उसके बाद ये जब हटा तब गॉडविल प्लान आया, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को ही गॉडविल प्लान भी कहते हैं। तो 69 से 74, ठीक है। उसके बाद रोलिंग प्लान आया, तो इसका हो जाएगा 4-3-1-2, ठीक है, 4-3-1-2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो देखिए त्रिस्तरीय, इसमें हम 3 पढ़ते हैं, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो देखिए द्विस्तरीय जो किया था अशोक मेहता समिति। देखिए हम दो, हमारे दो, अशोक मेहता में 2 है, 2 नाम है अशोक मेहता, एक अशोक है एक मेहता है, तो द्विस्तरीय। अब बलवंत राय मेहता 3 आ रहा है तो इन्होंने त्रिस्तरीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1957 में। अगले कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में आया था, और यह बहुत पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। अगले कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है दोस्तों वह माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है, तो माउंट आबू में स्थित है। अगला कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए एगो प्रिंस ऑफ वेल्स भी आया था भारत में। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप है दोस्तों तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। गोल्फ से अन्य कप भी है, जैसे वाकर कप है, सर्किट कप है, राइडर कप है, ठीक है। तो हमेशा राइडर कप याद रखना है, वाकर कप पूछना है, और प्रिंस ऑफ वेल्स भी इसी से है। बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? यानी बिहार के किस कारण से बाढ़ आता है? पहले कि बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव 100% सही है, क्योंकि गंडक कोसी हिमालय से तो निकलती है जो तबाही लाती है बिहार में। नदियों का मार्ग बदलना, कोसी नदी तो मार्ग बदलने के लिए है, ये है तो ये भी है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, अगर बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना होता तो बिहार की ये स्थिति नहीं होती, ठीक है, तो यह गलत है। मानसून के समय अधिक वर्षा, ये भी सही है, क्योंकि मानसून जब आती है तो अत्यधिक वर्षा होने लगती है, अनलिमिटेड, तो ये सभी है, लेकिन बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अगला कि निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए सीमा साझा नहीं करता है वह पूछ रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन में आप देखिएगा ना, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो आपका हो जाएगा दोस्तों मधेपुरा। मधेपुरा आपका बीच में आता है, ठीक है, याद रखना है। मधेपुरा हमने बताया था ना कि बिहार के में इसके मतलब विकास में मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? बिहार के यही जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 31 पॉइंट कुछ जनसंख्या वृद्धि हुई थी, सर्वाधिक। तो देखिए यह
कौन कौन करता है पहले समझिए। जैसे आप बिहार का ऐसे मैप देखिएगा तो इधर से ये स्टार्ट कीजिए, पहले आता है पश्चिमी चंपारण, फिर आता है पूर्वी चंपारण, ठीक है, तब आता है दोस्तों सीतामढ़ी, ठीक है। और सीतामढ़ी के जस्ट बाद बढ़िएगा तो देखिए बीच में, इसके दोनों के बीच में ना, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में आपका शिवहर आ जाता है, यह नहीं टच करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मधुबनी, जो मधुबनी पेंटिंग है ना वो आता है, सुपौल जिला। उसके बाद अररिया, तब आता है दोस्तों सबसे पूर्वी किशनगंज, ठीक है। तो 7 जिला यह सीमा साझा करता है। अगला कि जारवा जनजाति किस राज्य के शासित प्रदेश में निवास करती है, तो देखिए जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान निकोबार में, यह बहुत पूछता है। इसके अलावा याद रखने के जारवा है, ओंगोस है, निग्रिटो है, यह अंडमान निकोबार में। लेकिन एक सोमपेन आप पढ़े होंगे कि सोमपेन जो है दोस्तों ना यह निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में। अगला है कि पहाड़ी के नगरी किसे शहर को कहा जाता है, तो देखो पहाड़ों के नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, ठीक है। यानी पहाड़ों के नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है, याद रखना है दोस्त। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर